सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से खर्चे कम करने और किफ़ायत शारी के अमल को तेज़ करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म सेल कायम किया गया था, जिसने अब राइट साइजिंग का अमल बड़ी तेज़ी से शुरू कर दिया है। और न सिर्फ 5 वजारतें ख़त्म होने जा रही हैं, बल्कि कुछ महकमों को भी बंद करने की मंजूरी दी जा रही है, जिसमें PWD को तो बंद करने की मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दी भी जा चुकी है। और एक कमेटी बनाई गई है, वज़ीर ख़जाना और बिलाल अज़हर कियानी जो रुकन कौमी असम्बली हैं वो इस कमेटी में शामिल होंगे। और 5 वजारतों से मुताल्लिक अब सिफारशात को तलब किया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है, कश्मीर अफेयर्स की वजारत है, वजारत सैफरान है, वजारत सनत व पैदावार और हेल्थ सर्विसेज की वजारतें हैं, जिनको ख़त्म करने से मुताल्लिक इस वक्त अब इस काम को शुरू किया जा रहा है। और इसकी वजह यह बताई जा रही है कि मुल्क की मईशत पर जो इस वक्त बोझ है उसको कम करना है, उसको तेज़ी के साथ उस सिमत में आगे बढ़ना है कि मईशत मुस्तहकम हो सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ दिन पहले अपने इन ख्यालात का भी इज़हार किया था और काबीना को भी वार्निंग दी थी कि वक्त ज़ाय करने का बिल्कुल ये मौका नहीं है और बहुत तेज़ी के साथ काम करना होगा, सुस्त रवि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्या कहा था? तो ये आज ही की मीटिंग में वज़ीर-ए-आज़म ने इन ख्यालात का इज़हार किया। वो लिंक देते हुए मैंने इनका तस्दीक कर दूं कि कुछ दिन पहले की बात कर दी थी, लेकिन ये आज ही की गुफ्तगू है वज़ीर-ए-आज़म की और रोज़ाना वो इन ख्यालात का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म सरमायाकारी लाने की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े ममालिक के जो दौरे करके आए हैं, उनसे जो कमिटमेंट्स हैं उस पर वो इत्मीनान का तो इज़हार कर रहे हैं, उम्मीदें तो अच्छी लगा रहे हैं, लेकिन इस पूरी सूरत हाल पर बड़े सवालिया निशानात भी खड़े किए जा रहे हैं। वो गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से ही हो रहे हैं। पाकिस्तान में 200 से ज़ायद गैर मुल्की सरमायाकारों ने मुल्की सिक्योरिटी हालात पर इस वक्त तशवीश का इजहार कर दिया है। ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर सालाना सिक्योरिटी सर्वे 2024 जारी किया है और इस सर्वे में पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गैर मुल्की सरमायाकारों के खदशात को उजागर किया गया है। अब ये सर्वे का इनेकाद पिछले महीने यानी जून 2024 में किया गया है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। OICCI सर्वे में बताया गया है कि शुरा के मुताबिक जो साल 2023 यानी पिछला साल था, उसके मुकाबले में इस साल यानी 2024 में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई है। कराची में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 69% से बढ़कर 80% तक सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब हुई है। फिर इस सर्वे के मेंबरान ने न सिर्फ कराची बल्कि पूरे सिंध में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम्स पर भी तशवीश का इजहार किया है। बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तशवीश जाहिर की गई है, चूँकि 68% से बढ़कर 75% तक हो चुकी है। अलबत्ता मुल्क के कुछ ऐसे भी शहर हैं जहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल में मामूली सी बेहतरी भी नोट की गई है। ख़ासतौर पर वो पंजाब के शहर हैं। सर्वे के मुताबिक लाहौर में सिक्योरिटी की सूरत हाल गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 73% के मुकाबले में 49% तक इसमें बेहतरी आई है। पंजाब में 63% के मुकाबले में 53 पर आ गई है और फिर पेशावर में 68% के मुकाबले में बेहतरी 58% तक पहुंच गई है। तो कहीं कहीं हमें ये बेहतरी भी नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल अगर बतौर मजमूई बात करें तो 2023 के सर्वे की तरह 2024 में भी 71% शुरा के पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए सिक्योरिटी खदशात अभी भी बरकरार हैं। और ये वो तमाम लोग हैं जो कि बैरूनी सरमायाकार हैं, जो कि हर साल ये एक सर्वे करते हैं और अपने आपस में तमाम लोगों से इससे मुताल्लिक वो पूछते भी हैं कि कौन पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता। अब ऐसे में इस वक्त ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की भी बात हो रही है, एक टारगेटेड वो ऑपरेशन, उसकी इस वक्त कितनी ज़रूरत है। और अगर ये खदशात नहीं ख़त्म होते बैरूनी सरमायाकारों के, तो वज़ीर-ए-आज़म ने जो बुलंदो बांग दावे किए हैं वो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ जो सियासी बड़े अहम मामलात हैं, जो मखसूस नशस्तों के केस का फैसला है वो कल सुनाए जाने का इम्कान है, उससे मुताल्लिक भी हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। पर मौलाना फजल रहमान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को ये तजवीज़ दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं कि अब आप असम्बली से बाहर आ जाएँ तो हम बेहतर तौर पर अपोजिशन कर सकते हैं। तो कुछ सियासी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। अली गौर बलोच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं। GDA की सीनियर रहनुमा सारा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। तो अली गौर बलोच साहब, ये वज़ीर-ए-आज़म बात कर रहे हैं कि UAE से बड़ी सरमायाकारी आएगी, सऊदी अरब से आएगी, दीगर ममालिक से सरमायाकारी आएगी, लेकिन ये हम भी देख रहे हैं कि कोई 200 के करीब जो सरमायाकार हैं वो तो बड़े खदशात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, कारोबारी सहूलियात मौजूद नहीं है। अगर ये इनको नहीं मुतमईन किया जा सका तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे मामला। मुफ्ती किफ़ायत साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी अली गौर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें तो बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे मुल्क को ये चैलेंजेस रहे हैं दहशतगर्दी के। और आपको याद होगा कि ये सबसे बड़ा चैलेंज तो उस वक्त था जब 13 से 18 वाली गवर्नमेंट बनी थी
उस दौरान आपको याद होगा कि ये तमाम इश्यूज पर जो था वो काबू पाया गया, एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ काम किया गया, ज़रब-ए-अज़्ब का ऑपरेशन हुआ था और उसके बाद अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और जो चीज़ें नामुमकिन लगती थी वो मुमकिन हो गई। लेकिन उसके बाद जब पिछले 3-4 साल में पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो आपने देखा कि यहाँ पर ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठा कि बड़े बड़े दहशत गर्दों को रिहा किया गया और उस वक्त एक पॉलिसी बनाई गई। फिर उन्हीं लोगों ने इस वक्त एक यलगार की जो कि पाकिस्तान में अभी जो दहशत गर्दी की लहर आई हुई है और जिसमें नुकसानात हुए। जाहिर है अब आपने देखा कि नया ऑपरेशन शुरू हुआ और जो उसमें अभी भी कुछ ऐसी सियासी पार्टीज हैं जिनके अज़ाइम हमेशा ये रहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो जाए, IMF को खतूत लिखते हैं, इसी तरह से वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज देखना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने इस ऑपरेशन के बारे में प्रोपेगेंडा किया उसमें वो एक्सपोज हो गए और अब वो कामयाबी के साथ जारी व सारी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में अमन बहाल होगा। जिन सरमायाकारों के साथ गुफ्तो शनीद हुई है वो आप देखेंगे कि एक एक करके वो तमाम सरमायादार इंशाल्लाह पाकिस्तान में सरमायाकारी। ठीक है। अच्छा अलीगौर साहब, अभी इस सर्वे में जो जिन खदशात को अभी फिगर्स की सूरत में जाहिर किया गया तो आप देखें कि सिंध में सिक्योरिटी खदशात पिछले साल के मुकाबले में बढ़े हैं, बलूचिस्तान में भी बढ़े, KPK में और पंजाब में वो माइनर से कम हुए। लेकिन इस ऑपरेशन का जो अज़्म इस्तेहकाम आप लोग करने जा रहे हैं, सब एक पेज पर भी हैं, तो उसका जो फोकस है वो KPK है। वो तो फिर अगर सिक्योरिटी खदशात की वजह से हो रहा है तो फिर सिंध को भी उस पर फोकस करना चाहिए, सिंध में भी वो उसी तरह से होना चाहिए। देखिए जब सिक्योरिटी के हालात जो हैं वो मतलब है कि ख़राब होते हैं और दहशतगर्द प्लानिंग करते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान की करते हैं। जाहिर है बलूचिस्तान एक अरसा दराज से उसकी लपेट में है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान जो अगर ये हमारा रूट जो कि अफगानिस्तान के बॉर्डर वाला है ये बंद होता है तो उससे पाकिस्तान के इन हालात में बेहतरी आएगी। जाहिर है ये वो ज़्यादा है जिधर से ये फिर पंजाब और सिंध का भी रुख करते हैं और ख़ास तौर पर जो जितनी भी हमारी सूबाई हुकूमतें हैं उनको भी इन इशूज़ के ऊपर तवज्जो करनी चाहिए और इसमें बेहतरी लानी चाहिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, देखिए पाकिस्तान के हालात बार बार बेहतर होते हैं लेकिन फिर वो RTS वाले तजर्बे कर लिए जाते हैं, फिर ऐसे लोगों को मुसल्लत किया जाता है पाकिस्तान के ऊपर जो ना सिर्फ आकर करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम करते हैं बल्कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को भी सोबताज करते हैं और बैनुल-अक़वामी इदारों को खतूत लिखते हैं जो कि सियासी पार्टियों के खिलाफ नहीं लिखते, पाकिस्तान के खिलाफ लिखते हैं। अच्छा। मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए ऐसे अनासर की भी सरकोबी जरूरी है जो इस तरह के हालात। चलें अब आपकी हुकूमत ऐसे अनासर के लिए क्या कर रही है, जरा मैं आता हूँ जरा वापस आपकी तरफ। सायरा बानो साहब, हम देख रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त सिक्योरिटी को कायम करने के लिए भी एक ऑपरेशन तरतीब दे चुकी है। इसके अलावा जो 5 वजारतें इस वक्त जो इजाफी वजारतें हैं जिससे ज़ाहिर ख़जाने पर एक बोझ पड़ता है उसको भी बंद करने के लिए अमल को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इन इक़दामात से जो हुकूमत इस वक्त उठा रही है आप मुतमईन हैं? अस्सलाम वालेकुम। सही कह रहे हैं, जो वजारतों के लिए था ये तो जिस वक्त मैं असेंबली में थी उस वक्त भी इसके ऊपर बात हुई थी, क्योंकि जिस वक्त हम सेहत के हवाले से बात करते थे तो वो कहते थे कि ये सूबाई मैटर है, अगर तालीम की बात करते थे तो वो कहते थे ये सूबाई मैटर है। जब ये सूबाई मैटर है तो ये जो 4-5 वजारतें हैं उनका वहाँ पर वफाक में कोई काम नहीं है। अब ज़ाहिर है वो क्या सियासी एक दूसरे को रिश्वत या जैसे इत्तेहाद बनता है तो उनको क्या ब्राइब के लिए रखी हुई है, तो मेरे ख्याल में ये ख़त्म होनी चाहिए। और फिर ये ना हो कि थोक के हिसाब से हम SAPM भर्ती कर लें और उसके बाद आपको और मुझे मीडिया पर सुनने को ये मिले कि वो तनख्वाह नहीं लेते, वो तनख्वाह नहीं लेते तो लेकिन जो 5-5 का अमला और गाड़ी और फ्यूल वो तो मिलता है। ये सब चीज़ें तो सही हैं, लेकिन बजट में जो अशराफिया को मराहत मिली है वज़ीर आज़म साहब को उस पर भी नज़रसानी करनी चाहिए। जो PM हाउस के अखराजात पड़े हैं, जो प्रेसिडेंट हाउस के पड़े हैं, जो इन लोगों ने अपने ज़ाती घरों को गवर्नर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और बाकी चीज़ें डिक्लेयर किया हुआ है, वो गरीब आवाम के खून पसीने की कमाई है, खुदारा उसके ऊपर रहम कर ले। और मैं भी मेंबर नेशनल असेंबली रह चुकी हूँ, ये जितनी भी मीटिंग्स होती हैं जो मेंबरान जाते हैं वो कभी भी कोई फ्रूटफुल, मैंने कभी उसका नतीजा नहीं देखा कि हम लोग यहाँ वफ्द गया है तो उसके बाद पाकिस्तान में ये हुए हैं, ये चेंजिंग आई है। अच्छा। वो भी आपको पता है कि 5 ब्यूरोक्रेसी में से चले गए, 4 MNA चले गए,
लाखों करोड़ों रुपए वो भी खर्चा होता है, उसके ऊपर भी नजरसानी करनी चाहिए। दूसरा, सिक्योरिटी की आप बात कर रहे थे जी। तो मुझे बताइए, सबसे पहले तो अपने बॉर्डर महफूज करें ना। आप सिंध की तरफ देखें, रोजाना लाखों टन गैलन ईरानी तेल स्मगल होते हैं, वो क्यों नहीं नजर आता किसी को? हमें क्या पता कि उन गाड़ियों में या उन कैंस की आड़ में अंदर असला आ रहा है उन डब्बों में, या उसमें छुप कर दहशतगर्द आ रहे हैं। ये आ रहा है, सोलर पैनल की तफसील हो रही है, टायर आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, तो दहशतगर्द कहाँ से आ रहे हैं? आप मुझे सिर्फ ये बताएं। फिर बलूचिस्तान की बात की मेरे भाई ने, बलूचिस्तान दहशतगर्दी। फिर बलूचिस्तान में सबसे पहले आप इंसाफ मुहैया करें। जो बलूचिस्तान की जो वसाइल बाकी सूबे ले रहे हैं, वो उस मुल्क, उस सूबे के ऊपर आप वो करें। आप 4 सरदारों की यरगमाल ना बने कि 4 जो उनकी पार्टी में, वो बीएनपी हो, बाप पार्टी हो, या बाकी जो और ये वजह है साहिर साहब कि ये जो बैरूनी सरमायाकार हैं, अब वो देखें सर्वे की सूरत में, अपने ख्यालात की सूरत में इस वक्त वो पाकिस्तान में फिर सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर रहे हैं। वो नहीं आएंगे। एक मिनट देखें, सिक्योरिटी खदशात तो है, बाकी आप मुझे बताएं, जब अपने लोग यहाँ पर सरमायाकारी ना करें और आपकी वहां पर अरबों की जायदादें निकले, मैं किसी पे तंज नहीं कर रही, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं भी उनका हक हलाल का ही पैसा होगा अगर वो अपने मुल्क में हम इंडस्ट्री को फरोग दे दें, बाकी चीजें दे दें। आप मुझे बताएं, मतलब कोई पागल होगा कि आपके पैसे तो बैरून मुल्क सेफ है, बिल्कुल सही। पूरे मुल्कों में, बांग्लादेश में आधी इंडस्ट्रीज पाकिस्तानियों की है जो यहाँ से गए थे, और वो पागल है, वो यहाँ पर आकर क्या करेंगे? आप अपने एयरपोर्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, आपने अपने यहाँ पर क्या कहते हैं बहरी अमूर, यहाँ पर आपने डेक और आपने आधा तो वो पोर्ट दे दिया आपने यूएई को, तो वो क्या आगे सरकारी करेंगे? वो क्या मतलब मरूंगे बनाएंगे यहाँ पर आके, लड्डू बनाएंगे, खेस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? ठीक है, और उस सरमायाकारी से फिर होगा क्या, ये भी जरा पूछेंगे अभी अली गौहर साहब से। लेकिन बसरा साहब, अब ये 5 वजारतें ख़त्म होंगी, ऑप्टिक्स की हद तक तो ये आप समझें कि एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक है हुकूमत का, कि इस हुकूमत को एक क्रेडिट जाएगा कि माजी में जो इतनी बड़ी बड़ी कैबिनेट हुआ करती थी, जो कि कोई 100 के हिस्से को छूने वाली थी, 80 से तो क्रॉस ही कर गई थी, तो उसमें अब कम अज़ कम ये हुकूमत कमी ला रही है। तो इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए कोई संजीदा इस वक्त अमल आपको नज़र आ रहा है इस हुकूमत का? मेरी उम्र 10 साल होगी जब से मैं ये सुनता रहा हूँ, ये जरदारी खानदान, शरीफ खानदान बारी बारियां लेते हैं और कहते हैं कि ये इस दफा हम आएंगे तो पाकिस्तान की तकदीर बदल लेंगे। पाकिस्तान की तकदीर तो नहीं बदली, इनकी और इनकी औलादों की, इनके बच्चों की तकदीर बदल गई। पाकिस्तानी गरीब से गरीब तर हो गए और ये अमीर से अमीर तर हो गए। मुझे बताइए वो कौन सा फार्मूला है? सिवाय बढ़ के मारने को, झूठ बोलने के किया क्या है? एक सर्वे आया है गैलप का कि 94% पाकिस्तानी मुल्क में नहीं रहना चाहते। 6% कौन है? यही आपकी क्रिमिनल एलीट है जो पाकिस्तान के वसाइल को लूट रही है। ये जो 6 बारियां, 7 बारियां लेने वाले हैं, ये कह रहे हैं कि जी हम फलां कर देंगे, वजारतें कम कर देंगे। मेरे भाई, आपका अपना इन्वेस्टर, जैसे साहिरा बानो ने कहा, वो मुल्क से भाग रहा है। आप ऑपरेशन कर रहे हैं मुल्क के अंदर, कहां आपका इन्वेस्टर आएगा? कौन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? आपके तो अपने लोग ये समझते हैं कि ये लोग जो आज पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठे हैं बंदूक के जोर पर, जो अवाम के नुमाइंदे नहीं है, यही तो मसाइल की जड़ है। ये शरीफ खानदान हो, जरदारी खानदान हो, ये लोग ही मसाइल के जिम्मेदार हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो गुर्बत है, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, उसकी जिम्मेदार ये 2 जमातें हैं या इनके हैंडलर्स हैं। आपने देखिए ना, 76 साल में 3.5 साल तहरीके इंसाफ का हिस्सा है। हमारे दौर में जब ये पीडीएम का टोला आया था, आपको याद होगा 6% जीडीपी ग्रोथ थी। यहाँ पे पेट्रोल, डीजल, सुई गैस, बिजली, जमीन आसमान का फर्क था जमीन कीमतों में। आज क्या हो गया? आज अभी तक इनको आए हुए तकरीबन हो गए हैं और ये डेली 56 अरब का कर्जा ले रहे हैं। किधर जा रहा है? कहाँ लग रहा है? इन्हीं के पास लग रहा है जो कि दुबई के अंदर, दुबई लीक्स आई थी, वहां पे जायदादें खरीदी जा रही हैं। कोई एवरफील्ड में ले रहे हैं, कुछ कर्जा तो बस साहब आपके दौर में भी हजारों अरब का लिया गया, तो फिर वो कर्जा कहाँ लगा? और वो जो आप प्राइसेस की बात कर रहे हैं महंगाई की, तो उस दौर में भी उसी फीसद से बढ़ रही थी जिस तरह अभी ये बढ़ रही है। जहांगीर भाई, अगर हमने 3.5 साल में कुछ ना किया होता तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा ना होता। आज हमारी तीसरी बारी है तहरीक इंसाफ की केपी के अंदर, वो दूसरी बारी नहीं लेते। वहां पे बाकी जमातों की जमानतें जब्त हो गई और कोई जमात नहीं है। बस साहब, अगर ये अगर अदम एतमाद ना होती और 5 साल मुद्दत आपकी पूरी होती, तो फिर आप अंदाजा लगाएं कि आपकी कितनी सीटें होती इस वक्त असेंबली में? जहांगीर भाई, अगर
मगर, लेकिन ये हो जाता, वो हो जाता। मैं आपके इन मफरूजों को ना मैं मानता हूं, बात वही होती है जो अवाम फैसला देते हैं। अभी आप देख लेना, छोड़ देते हैं माजी को हम, तमाम जमातें हमारे खिलाफ, वो एस्टेब्लिशमेंट जिन्होंने इनको मुसल्लत किया, इनके साथ क्या कहा जा रहा था? इमरान खान इज पास्ट, इमरान खान इज हिस्ट्री, इन्हों की साड़ी गल हो गई है। हुआ क्या? जमानतें जब्त हो गई। मियां नवाज शरीफ जिनका स्टॉरवर्ड था, जिनको बड़े हार पहना के लाया गया था, वो बेचारा कबूतर और तोते उड़ा रहा है या तंदूरों पे विजिट कर रहा है, उनके पास फॉर्म 45 नहीं हारे हुए हैं। मरियम बीबी हारी हुई है। तो इस तरह मुल्क नहीं चलते। आज आप मुल्क के अंदर अफलास देख लें, बेरोजगारी देख लें, और इनके आप शाहाना अंदाज देख लें। मैं फिर ज़ाहिरा बानो को कोट करूंगा, आप मुझे ये बताइए कि आप जब तक आपकी इन्वेस्टमेंट बाहर पड़ी है, आपका पैसा बाहर पड़ा है, आपका कारोबार बाहर है, कौन पागल है जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा? इसलिए मेरे भाई, अगर और हो क्या रहा है, आपने अगर महंगाई कम करनी हो, बेरोजगारी कम करनी हो, तो कर क्या रहे हैं? अपनी माओ बहनों बेटियों की नेशनल मीडिया के ऊपर उनके मंथली सर्कल डिस्कस कर रहे हैं, उनकी माहवारियों को डिस्कस कर रहे हैं। वो पीटीवी जो मेरे और आपके टैक्स से चलता है, क्या बेहुदा हरकतें हैं यार। माए बहनें बेटियां तो सबकी साझी होती हैं। तो मेरे भाई, टारगेट अवाम है। अवाम को मुझे लगता है कि कब्रिस्तानों पे हुकूमत करने का प्लान है इनका, कि सुनियां हो जाए गलियां, बिच मिर्जा यार फिरे। मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, जब तक मुल्क में ये अफरा तफरी रहेगी। ठीक है, अभी सियासी इस्तेहकाम बस साहब कैसे आएगा, क्योंकि इसमें अपोजिशन का भी अपना एक किरदार होगा। मैं वापस जरा आपकी तरफ आता हूँ। तो अली गौर साहब, ये जो अपनी सरमायाकारी बाहर और बैरूनी सरमायाकारों को हम दावत दे रहे हैं कि आए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, और ये पॉइंट तो बड़ा वैलिड है इस वक्त बसरा साहब का भी, सारा बानो साहिबा का भी, जो बड़ी बड़ी आप लोगों ने जायदादें बनाई हुई हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तो वो एक बैरूनी सरमायाकार उन जायदादों को नहीं देखेगा पाकिस्तान में सरमायाकारी करने से पहले? देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि सबसे बड़ी ये दूसरों के ऊपर तनकीद करते हैं, उसका तो मैं जवाब देता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो बानी पीटीआई उसकी अपनी औलाद किधर बैठी हुई है, उसकी अपनी जो, उसको तो खैर ये तौफीक ही नहीं ना, उसका तो तरीका ही वारदात ये, उसने तो पूरे का पूरा पाकिस्तान का तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेकर कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं किया, कोई पाकिस्तान की वो सारे का सारा अपनी जेबों में डाल दिया। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचा तो सारा अरबों रुपए का सरमाया जो उधर तोशाखाना में पड़ा था, उसकी असेसमेंट्स गलत करवा के वो ले गया। एक रसीदें जब तलाशी ली गई तो रसीदें ली, वो रसीदें भी जेली निकली। पूरे पाकिस्तान ने देखा कि वो बेचारे दुकानदार ने कहा कि मेरी तो पसली नहीं कि मैं इतनी महंगी चीजें खरीद सकूं। उसके बाद ये कहते हैं कि जनाब तोशाखाना से तो फिर अपने दौर में, गिलानी साहब के दौर में मियां साहब ने गाड़ियां ली, जो दीगर हुकूमतों ने जो चीजें वहां से ली हैं, फिर बात वहां चली जाएगी। जो इसने भी लिया है वो ऑन रिकॉर्ड है और वो उसका एक लीगल तरीका है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने डाका डाला है वो तो एक्सपोज हो चुका है। लेकिन अदालत में तो नहीं साबित हुआ ना, वो देखें वहां तो फिर वो सजा खत्म हो गई उनकी। देखें, वो एक अलग बात है, कहीं ना कहीं से सहूलतकारियां भी हो रही हैं, लेकिन वो आगे चल के एक्सपोज हो जाएंगी मजीद। अभी तो वो अपीलें चल रही हैं, अभी मामला चल रहे हैं, अभी वो मुकम्मल तौर पर तो नहीं हुए, किसी एक अदालत से हुआ है, वो तो 8-8 मिनट के अंदर 8-8 केसों में जमानतें भी हुई हैं, वो एक अलग स्टोरी है। सही। दूसरी ये मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो भाई साहब अपने आप को कह रहे हैं कि जनाब वो हो गया, फलां हार गया, फलां जीत गया, 2018 के इलेक्शन आरटीएस सिस्टम के जरिए जो है मतलब है कि वो इन्होंने जीता और पूरे पाकिस्तान का मैंडेट चुराया, जिसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर हड़प किए। कोई एक स्कैंडल नहीं है। पहले बताएं कि बुशरा बीबी और फरा गोगी के जरिए पंजाब में करप्शन नहीं की गई, ये दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं। रिंग रोड का स्कैंडल ये भूल जी सारे साहब मैं हार हूं सर आपकी, लेकिन अब अली गौर साहब अब मसला है कि सवाल तो ये लोग आप लोगों की जो बैरून मुल्क जायदादें हैं आपकी लीडरशिप की, ये उस पर सवाल उठा रहे हैं ना। इनकी खामियां गिनवाकर उसको तो नहीं जस्टिफाई किया जा सकता। किसी की भी जो मुल्क के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है वो सन 70 से पहले से भी कारोबारी लोग हैं, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर भी उनकी शुगर मिल्स भी हैं, दीगर इंडस्ट्री भी हैं। जब वो सियासत में नहीं थे तब से वो कारोबारी हैं और बड़े कारोबारी हैं, बड़े सरमायादार। ठीक है, आप कारोबारी हैं, बड़े सरमायाकार हैं, लेकिन सरमायाकारी फिर ये बाहर क्यों है? एक ब्रेक छोटा सा लेते हैं अली गौर साहब, जरा वापस आते हैं ब्रेक के बाद की तरफ भी जाना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर गुफ्तगू वहीं से शुरू करेंगे।
एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे आपको, और वक्त ज़ाय किए बगैर मुफ्ती साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ कि अब आप ये बताएं कि मौलाना साहब क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक साहब इस वक्त असेंबली से बाहर आ जाए और बाहर आकर फिर इस वक्त जो भी आपको एहतजाज करना है, अपनी कोई तहरीक चलानी है, अपोजिशन करनी है, प्लान अभी आप लोगों का है क्या इस हुकूमत के खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा मौक़िफ़ तो बिल्कुल वाज़ेह है। हम हर महाज पर हुकूमत का मुकाबला करेंगे, असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी। तो हमारा किसी से कोई ज़ाती लड़ाई तो हमारी है नहीं। हमारा मौक़िफ़ और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तकरीबन एक है और एक साथ चलने में कोई कबाहत भी नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत की आवाज़ है कि अगर ये दोनों जमातें एक हो जाती हैं तो फिर हुकूमत का अखलाकी जवाब ख़त्म हो जाता है बाकी रहने का। अच्छा, वैसे भी आपको अंदाज़ा ये किस तरह की हुकूमत है, वो कागज़ की नाव है ये। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, नरमी कोई भी नहीं है। हम कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, हम कोई रिलीफ नहीं लेना चाहते, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम इंशाअल्लाह असेंबली के अंदर भी मिलकर और असेंबली के बाहर मिलकर इस हुकूमत का नाज़का बंद करेंगे और मजबूर करेंगे कि नए इंतखाबात हो जाएँ और साफ और शफाफ इंतखाबात हो जाएँ और एजेंसियाँ उससे दूर रहें और जो आवाम फैसला करें वही लोग सामने आएँ। तो इसके लिए हमारी जद्दोजहद जारी है। तो मौलाना साहब, आपके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मिलने से अखलाकी जवाज़ कैसे पैदा हो जाएगा? नंबर तो इनके पास मौजूद हैं, फिर भी पीपल्स पार्टी इनके साथ है, MQM इनके साथ है, कानूनी तौर पर तो फिर भी इनके पास जवाज़ रहेगा नंबर वाइज हुकूमत में रहने का। तो ये अखलाकी जवाज़ क्यों आप दोनों जमातों के एक होने से इनके पास पैदा हो जाएगा? पता नहीं आप कहाँ रहे थे, आपको बिल्कुल पता नहीं। अभी अभी आप लंदन से हैं और आपको पता नहीं कि हमारे इंतखाबात कैसे हुए। कैसी बातें करते हैं अल्लाह के बंदे, आपको नहीं पता इंतखाबात कैसे हुए? ये फार्म 45 क्या था और 47 क्या था, 12 बजे तक क्या था, 12 बजे के बाद क्या था, ये तो आप इस पर बात करना तो फजूल है। ये गलत इंतखाबात थे, गलत नताइज थे। 180 सीटें तहरीक इंसाफ में जीती हैं, इन्होंने उन जीती हुई सीटों पर मुस्लिम को बिठा दिया और पीपल्स पार्टी और MQM को बिठा दिया। इस तरह मुल्क नहीं चलेगा आगे। जब अवामी मुतमईन नहीं होंगे, आप उनकी राय का एहतराम ही नहीं करेंगे तो फिर मईशत भी डूबेगी, सियासत भी डूबेगी, मुल्क में सवालिया निज़ाम में हो जाएगा। पहले एक बार हुआ है ना, जब हमने मुजीबुर रहमान को नहीं माना और उसके अक्सरियत को नहीं माना तो मुल्क को नुकसान नहीं हुआ। अब दोबारा वो लोग नुकसान देना चाहते हैं। तो ये इस तरह वो बच्चों वाली बातें न की जाए, हकीकत पर आया जाए। और हकीकत ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर कोई हुकूमत नहीं है, आवाम को मौका नहीं मिला। नए इंतखाबात होंगे तो उसके बाद मैशत भी बेहतर हो जाएगी, सियासत भी बेहतर हो जाएगी और अमल भी आ जाएगा और दहशतगर्दी भी ख़त्म हो जाएगी जब आप अहल लोगों को और आवाम के नुमाइंदों को हुकूमत दें। अच्छा, तो मुफ्ती साहब, क्या अभी जो हुकूमत है उसमें अहल लोग शामिल नहीं हैं, आवाम के नुमाइंदे ये नहीं है? माजी में तो इन्हीं के साथ मिलकर आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाते रहे, अदम एतमाद कामयाबी के साथ आप लोगों ने पास करवाई, तो ये अब ना अहल होगा ये लोग? नहीं, आपका वो ताबीर आपकी ठीक नहीं है। जब तहरीक इंसाफ उनकी बेनिफिशरी बने, हमने उनके खिलाफ बात की। अच्छा, फिर ये लोग तो हमारे सफ़ों में थे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। जब ये बेनिफिशरी बने और आवाम की राय तब्दील की तो गुनाह तो दोनों को बराबर था, हमने इनके खिलाफ बात की। तो सायरा बानो साहिबा, अब ये दोनों जमातें एक हो जाती हैं, आप भी ज़ाहिर इस वक्त अपोजिशन में शामिल हैं, लेकिन हुकूमत तो चल रही है। कितना डैन डाल सकेगी अपोजिशन इस वक्त हुकूमत को? बजट आ भी गया, पास भी हो गया, इम्प्लीमेंट भी हो गया, जिसको जो मराद मिलनी थी वो मिल गई। एक आम आदमी पर टैक्सेस की भरमार होनी थी, उसकी कमर टूट गई। अपोजिशन तो कुछ भी नहीं कर सकी अभी तक 5 महीने में। हाँ जी, नहीं, आगे भी कुछ नहीं हो सकेगा। अब महंगाई पे अवाम बिल बिला के निकले और इनको मजबूर करे अपने फैसले लेने पे, या ये हुकूमत वो कहते हैं ना कि हैंड्स अप कर ले। बाकी ये कि अब मेरे ख्याल में कोई भी जो इत्तेहाद बनेगा, जो नजर आ रहा है, जो अभी आपने आजकल में देखा है, क्योंकि हम पस्तियों की अथाह गहराइयों में गिर चुके हैं कि जब इस किस्म के मुकदमे टीवी के ऊपर आए और एक बंदा लड़खड़ाती जुबान के साथ आके, लगता है उसकी कनपट्टी पे पिस्टल थी या पीछे किसी ने कमर के साथ पिस्टल लगाई हुई थी, जब इस किस्म की यहाँ पर हो तो वहां पर फिर ये नहीं हुआ जा सकती ये सारी चीजें। और जो एक गैर फितरी सा इत्तेहाद बनेगा, अगर बना तो तहरीक इंसाफ और JUI का फितरी इत्तेहाद नहीं है ना, इनकी सोच, इनका नजरिया, फिर एक बार दूसरे के बारे में जो बोला, ये सारा कुछ एक अजीब सा एक चीज कटमट सी हुई है। देखिए, कोई भी ना जिम्मेदारी लेने को तैयार है, ना कोई अपनी गलती मानने को तैयार है।
आप नून के किसी भी बंदे को यहाँ पर बिठाते हैं, आप सवाल पूछेंगे गंदुम के बारे में, वो आपको बताएगा कि चना कैसे उगाया जाता है। मुझे तो वो फिल्म का डायलॉग याद आ रहा था कि हॉकी का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, एक दफा उदय भाई को गुस्सा आ गया, उसने तोड़ हॉकी मार मार के मेरी टांग तोड़ दी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचाया। तो मैं इसीलिए अपनी गेम खेलना शुरू हो गई कि अब वापस से वो सारा सुना कि फलाने इसमें क्या था, उसमें क्या था। मैं भी जब बचपन में थी, हमारे पास 4 आने 8 आने होते थे, स्कूल 8 आने लेके जाते थे, अच्छा भला खा लेते थे। फिर कॉलेज में 10 रुपए पॉकेट मनी भी बहुत ज्यादा होती थी। तो इसका मतलब सारे साहब आप ये कह रही हैं कि पॉइंट आप कि आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो एक सियासी सोच है वो माजी को बुलाकर आगे क्या करना है, जो 25 करोड़ जो हम लोग कीड़े मकोड़े बैठे में, हमारा क्या करना है, जो आईपीपीएस के कारखाने इन्होंने लगाकर हमारे जो मुल्क को, क्यों किसी के ऊपर ये नाम लगाते हैं कि 4 साल में ये हो गया, 5 साल में हो गया। पहले आप तो अपनी आईपीपीएस का हिसाब दें कि आईपीपीएस आपको किसने कहा था कि महंगे बिजली के कारखाने लगा लें, आपको किसने बोला था कि साहिवाल थर कोल लगा लें कि कोयला यहाँ से आ रहा है, और कोयला पहले आ रहा था अफ्रीका से। क्यों? मैं पावर कमेटी की मेंबर रही हूँ कि हमारे पास जो मशीनरी थी उसमें थर का कोयला इस्तेमाल नहीं हो सकता था। फिर हमने अफगानिस्तान की तरफ गए, और अफगानिस्तान जो ये ब्रदर कहते कहते नहीं थकते, उन्होंने $100 पर पता नहीं किस पे बढ़ा दिया था। कराची की दहशतगर्दी में जो यहाँ पर अफगान बस्तियां किसी शख्स ने यहाँ पर बसाई थी ना, जो हमारे सर के ऊपर यहाँ पर ये एक मुसल्लत कर दिया अजाब, वो अभी ये भुगतेंगे। पीपल्स पार्टी को भी समझ नहीं आ रही, उन्होंने अपने वोट के लिए ये बस्तियां रेगुलराइज की, और मुराद अली शाह की 2018 की काबीना में एक स्पेशल एडवाइजर थे, वो अफगानी थे। उसके बाद फिर उन्होंने वहां के जो लोकल एमएनएस का जो हाल किया, वो भी बिलबिला रहे थे, लेकिन ये खबर इतना बाहर निकली ना। तो पहले ये सारी चीजें देखें, फिर बड़ी बड़ी बातें करें, सरमायाकारी आएगी, दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। चीनी जो इंजीनियर्स, उनको तो आप हिफाजत उनकी कर नहीं सकते कि वहां पर आए। और जितने भी आपके सवालात हैं, पॉइंट्स हैं, इस पर ज़ाहिर अली गौर साहब रिएक्शन अपना देंगे। लेकिन बसरा साहब, अब ये 8 फरवरी के इंतखाबात पर आप लोग को एतराज़ात थे, फिर मखसूस नशिस्तें भी आप लोगों को नहीं मिली, अब फैसला महफूज है। अगर ये फैसला आप लोगों के हक़ में आ जाता है तो असम्बली में तो फिर भी नंबर गेम, कहीं उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ना ना, उसमें सिर्फ हुकूमत की 2 तिहाई अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपकी अक्सरियत फिर भी नहीं हो सकती है। जहांगीर, इस सवाल का जवाब देने से पहले, अगर जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान करप्शन पर भाषण दें तो समझे कि ये क़यामत की निशानी है, बल्कि क़यामत बिल्कुल करीब है। दुनिया भर में इन दोनों खानदानों की बाकायदा किताबें छप चुकी हैं करप्शन के हवाले से, और यूनिवर्सिटीज के अंदर लेक्चर जो दिए जाते हैं कि किस तरह करप्शन होती है, किस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर पैसा लूटा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर ले जाया जाता है। तो ये तो रोल मॉडल है करप्शन के हवाले से दोनों खानदान, और दोनों खानदान ही और इनके जो सूरतकार हैं वो वजह है आज पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी की। और ये जो दोनों खानदान आप जो बात कर रहे हैं ना, यही तो दोनों मसाइल की जड़ है, यही तो पाकिस्तान में मसाइल की वजह है, और वो तो आज भी काबिज है 6 बारियां लेने के बाद। तो अभी वो आपने सुना साहब, ये काबिज इसलिए है कि पौने 4 साल में आप लोग इनका एहतसाब नहीं कर सके ना। अगर आप पौने 4 साल में इन दोनों का जो कुछ आप कह रहे हैं, मेरे भाई मैं बताता हूं आपको, हमने तो हर चीज एक रूटीन के साथ जो इन्होंने करप्शन की, 17 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग मियां शहबाज शरीफ ने की, जो फिर बाद में डिग्गी में गाड़ी में डिग्गी में चले गए जनरल बाजवा के पास। मियां नवाज शरीफ आप देख लीजिए, उन्होंने कहा, उनकी बेटी ने भी कहा लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, बाद में कतरी लेटर आ गया, बाद में क्या हो गया। आप यही तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक निजाम दुरुस्त नहीं होगा, आइन की हुक्मरानी नहीं होगी, तो इन जैसे लोग जो शक्लें बदलकर, टोपियां बदलकर और आपके सामने आ जाते हैं। और आप ये देखिए कि आज दुनिया में हमारा मैसेज क्या जा रहा है। बार बार मैं आपको यही कह रहा हूं कि जब तक ये अपनी लूटी हुई जायदाद पाकिस्तान में नहीं लेकर आएंगे, पैसा वापस नहीं लाएंगे, यहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात, अभी बलोच साहब कह रहे थे 2018, बलोच साहब बेशक आपकी जाली हुकूमत है, 17 सीटों वाली है, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, 2018 से कमीशन बना दीजिए कि क्या आरटीएस बैठा था, क्यों बैठा था, हकायक सारे सामने आ जाएंगे। हमारी 8 फरवरी की दरखास्त चीफ जस्टिस साहब के पास बैठी है, और चीफ जस्टिस साहब जिनसे हमें इंसाफ की तवक्को ही नहीं रही है, हम कहते हैं कि वो हमारे केसेस से अलग हो जाए। इमरान खान साहब ने बाकायदा की एप्लीकेशन दे दी है। भाई हम तो चाहते हैं कि आप फुल कोर्ट बनवाएं, आपका वजीर आजम है, और उसकी लाइफ उसे नहीं दिखाएं। बाकी रही, आपने अभी कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से आपने गुफ्तगू की, मेरे भाई
आपने 200 मुकदमा बना दिया खान साहब के मुतालिक, कोई चीज साबित नहीं हुई, तो इद्दत में निकाह जैसे घटिया इल्जाम में आज आप यहां तक कर रहे हैं। और जब सियासी मुखालिफ माओ बहनों बेटियों तक पहुंचे ना जहांगीर, समझे वो बेचारा पस्ती के उस आलम में है कि उसके पास सियासत के लिए कुछ नहीं बचा, मुकाबले के लिए कुछ नहीं बचा, वो माओ बहनों बेटियों पे सियासत कर रहे हैं। तो इसलिए हम तो बड़े क्लियर हैं। आप 8 फरवरी की बात कर रहे हैं, देखें ये सीटें किसको मिली हैं, कौन नहीं जानता कि आपने चीफ जस्टिस साहब ने हमसे बल्ले का निशान छीन लिया और हमें कहा जाए जाके इलेक्शन लड़े। तो भाई सब लोगों ने इमरान खान को वोट दिए, हम तहरीक, हमारी टिकटें जमा नहीं होने दी गई, तो ये हमारे अलावा किन इनकी सीटें हैं। ये तो पहले 17 सीटें उनको सीटों पे बैठे हैं, हमारी सीटें छीन कर ये सीटें इनकी बनी है। जब एक ही हल है, जो अभी बात कही है अपना JUI के हमारे दोस्त हैं, जो बात उन्होंने की है यही इमरान खान साहब कर रहे हैं, मौलाना फायदुल्लाह साहब ने जो बात की है, एक ही हल है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं और जो अवाम के असल नुमाइंदे हैं वो हुकूमत संभालें ताकि मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी हो, ताकि दुनिया का इत्मीनान हो। मुझे बताइए कि कांग्रेस जो 98% कांग्रेस ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि वहां पर फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं। चाइना आपका कह रहा है कि आपके मुल्क के अंदर ऐसा काम नहीं है। अभी देखें कि पतन की रिपोर्ट आई है कि लाहौर के तमाम मुल्कों में फॉर्म 45 अब जमा करवा रहे हैं, और जब जस्टिस साहब फॉर्म 45 मांगते हैं वो उनको धमकियां देने लग जाते हैं, उनको कहते हैं तुम्हारी डिग्रियां जानी है, उनके घरों में कैमरे लगाने शुरू कर देते हैं, वो कहते हैं हम फोन टेप करेंगे। भाई इस तरह निजाम नहीं चल सकता, ना चल सकता है। आपने इमरान खान को दीवार लगाते लगाते अब पाकिस्तान को आपने दिया 94% लोग पाकिस्तान में नहीं रहना चाह रहे। मेरे भाई बताएं फिर कहाँ से मुल्क चलेगा। ठीक है, तो अब अली गौहर बलोच साहब, ज़ाहिर अब ये एक लंबी चौड़ी चार्जशीट आपके खिलाफ है, आपको कमीशन बनाना है तो आप 2018 से बना दें। अब लोड शेडिंग ख़त्म करने का नून लीग क्रेडिट लेती है, लेकिन ये जो पावर पॉलिसी 2015 में आई, IPPs के साथ जिस तरह मुआहदे हुए महंगी बिजली के, तो उसका डिस्क्रेडिट भी तो फिर नून लीग की तरफ जाता है कि आज तक वो पाकिस्तान वो भुगत रहा है इतनी महंगी बिजली को। नहीं देखिए, बुनियादी तौर पर बात ये ठीक बात नहीं है। जो अभी खैर मौसूफ गुफ्तगू फरमा रहे थे, ये सबसे पहले तो शुरू होते हैं जरदारी साहब से। इनसे ये पूछें कि जरदारी साहब के जलसों में आप भंगड़े डालते रहे, आपकी आधी से ज़्यादा सियासी ज़िंदगी बल्कि 80% जो इनकी पॉलिटिकल लाइफ है वो पीपल्स पार्टी में गुजरी है। आज ये उनको ही गालियाँ देते हुए नजर आते हैं। तो इससे बड़ी मतलब है कि इनके कॉल और फेल में तदाद इनकी किस बात पर यकीन किया जाए कि जब ये जरदारी साहब के जलसों में भंगड़े डालते थे वो बात ठीक थी, या जो आज इमरान नियादी के जलसों में इनको नचने को दिल करता है वो बात ठीक है। ये तो मतलब है इनके पास रटी रटाई बातें होती हैं, शायद आगे सफा रखा होता है, एक ही सांस में आप आगे से खामोश हो जाते हैं, वो तकरीर करना शुरू करते हैं। तो उनसे क्रॉस क्वेश्चन आप ज्यादा करें तो उन्हें लगता है कि शायद वो उनके दौर की याद दिलाएं तो वो आप लोगों के दौर पे ले जाते हैं, बात पीछे चली जाती है। वाली बात तो आप हमसे करते हैं, उन लोगों की तो आप खामोशी से सिर्फ सुनते रहते हैं। वो गालियां, सवाल बनता है हुकूमत से है ना, जब वो हुकूमत में थे तब उनसे भी पूछते हैं कि जब नून लीग को 2013 में सबसे बड़ा चैलेंज मिला था, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की एक जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान में आई थी। उस वक्त 5 रुपए बिजली का यूनिट मिलता था, महंगाई की शरह 4% तक आई थी। यही IPPs थी ना, इन्हीं के जरिए बिजली ली गई थी, इन्हीं को उस वक्त भी देते थे। उससे पहले 20-20, 24-24 घंटे में से 20-20 और 22-22 घंटे की लोड शेडिंग होती थी पाकिस्तान के अंदर। हर घर और हर दुकान के सामने जनरेटर चलता था। अभी भी नून लीग की हुकूमत है और अभी भी वही IPPs हैं, तो अब वो कीमत क्यों बढ़ चुकी है? उसमें फर्क है। फिर एक नहीं, आप स्किप कर रहे हैं ना, आप फिर डंडी लगा रहे थे। एक टेन्योर आया जिसमें एक सिलेक्टेड हुकूमत बनाई गई। ये कहते हैं कि 2018 पे कमीशन बना दे। ये बात किसने की है कि हमारे लोगों को तो असेंबलियों में भेजा जाता था जब मैंने इत्मीनान का वोट लेना होता था, और ये इन्हीं की पार्टी के सरबराह ने ये बात की थी ना। अगर इनके अपने वो वोट से लोग आए थे तो कोई उनको क्यों भेजता था असेंबलियों के अंदर? ये कहते थे हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं था उस असेंबली के अंदर। तो ये खुद तस्लीम करते हैं कि भाई ये सिलेक्ट होकर आए थे। जब सिलेक्ट होकर आए थे तो इसका मतलब ये है कि वोट चोरी करके आए, अपनी बीवी के जरिए पाकिस्तान में करप्शन की, फरागोगी के जरिए पाकिस्तान। ठीक है, चलें आप कह रहे हैं कि जाहिर है जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो इनके 3.5 साल दौर में अली गौहर साहब जो वक्त कम है, रुकिएगा जरा, मैं चारों आखिरी मिनट में गुजारिश सुन ले। जो कांटे आज हम चुन रहे हैं
उन कांटों को फैलाने वाले पाकिस्तान में ये हैं। असल में वो लोग हैं जो 9 मई के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में ठीक है, चलें, ये एक बड़ी लंबी चौड़ी चार्जशीट जो उनके खिलाफ मौजूद है। मुफ्ती साहब, नून लीग ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक किया धरा है जो इस वक्त मुल्क की माशी हालत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम नून लीग पर धरती है। माजी में आप नून लीग के साथ रहे हैं, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। इनमें से किसी जमात के पास पाकिस्तान के मसाइल का हल है, आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल तो ये है कि असल जो क़ुव्वत है उसकी ज़रा तवज्जो करनी चाहिए। वो न खुद पाकिस्तान की मईशत को बहाल करती है और न किसी को करने देती है। तो जब आप असल मुजरम को छुपाएंगे, हमारा जुर्म शुरू होता है इंतखाबात से। अब इंतखाबात हो जाते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी दालदी हो जाती है, लोग बिल्कुल हैरान परेशान हो जाते हैं। उसके बाद थोड़े अरसे के बाद फिर एंकर लोग कहते हैं जी मट्टी पाओ, आगे बढ़ो, आगे इस तरह बढ़ो। इस तरह तो आप मुजरम को छुपा देंगे। मैं ये कहता हूँ कि अगर मुजरम को सामने रखा जाए फिर तारीख इंसाफ भी मसले का हल निकाल सकती है। और वो मुस्लिम लीग नून, आज मुस्लिम लीग नून जो है जिस तरह की बातें करती है, जब कभी इनको लात लगेगी फिर ये भी ठीक ठीक बातें करेंगे। अच्छा। हमारा ये ख्याल है कि अभी एक मौका है कि तमाम लोग जख्म खुर्दा हैं। हमें भी जख्म है, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को 2018 में जख्म हुआ था, उस PTI को अभी जख्म लगा है। ये तमाम जख्मी लोग जमा होकर कोई मुल्क के लिए सोचें और इस तरह का कोई कानून साजी करें या इत्तेफाक करें या कोई मीसाक करें कि ताकि हमारे इंतखाबात पे उंगली न उठे। ठीक है, यहाँ से अलीफ से बात शुरू होती है। तो अभी मुफ्ती साहब, अभी आप इनके साथ बैठने को तैयार हैं? इस तरह की कानून साजी नहीं होगी जब ये हुकूमत में और आप अपोजिशन में, तो इस तरह की कानून साजी के लिए आप तैयार हैं बैठने के लिए? ये अगर हमें ये एतमाद हो, अगर हमें ये एतमाद हो कि एजेंसी मुदाखलत नहीं करेंगी तो ये तो हमारा मौक़िफ़ है ना। अच्छा, हम अगर मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को अपने मौक़िफ़ पे लाते हैं तो इसमें बैठने में क्या कबाहत है? असल मसला ये नहीं है कि हमारी मईशत, हम पाकिस्तान अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, हमें IMF नहीं चाहिए, हमें अपने वसाइल ठीक हैं, चोरी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले आप इंतखाबात तो ठीक करो ना। सही। आप इंतखाबात करते हो तो आप वुजू करते हो, मईशत ठीक करते हो, फिर आप नमाज पढ़ते हो। जब आपका वुजू ठीक नहीं तो आपकी नमाज किस तरह? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती किफायत साहब, सारा बानो साहिबा, शौकत बसर हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।